सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। 9 नए केसेस में सजाओं का सामना करने वाले पीटीआई के अरकान की खाली होने वाली नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई में कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ तजादात भी हैं। इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से जब आज ये पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि इस मामले पर अभी वो इमरान खान से बात करेंगे और फिर इस बारे में फैसला होगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो ये उनके लिए फैसला कैसा साबित होगा, क्या मजीद नुकसान होगा या मौजूदा हालात में ये एक दुरुस्त फैसला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ पीटीआई ने एहतजाज की एक और तारीख भी दी है और अब कहा कि हम अगला एहतजाज 14 अगस्त को करेंगे, मगर इमरान खान के साबिक वकील और रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत ने आज ये दावा किया है कि उन्हें 14 अगस्त को भी एक मौसर एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इस हवाले से पीटीआई की क़यादत पर तनकीद भी की है। आज उन्हीं से जानने करेंगे कि वो ऐसा क्यों समझते हैं कि पार्टी के जो फैसला साजी है उसकी वजह से इमरान खान साहब अभी तक जेल में ही मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर कौमी असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त के लिए। हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने तज्जियाकारों से भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कल से, कि जो 5 अगस्त को पीटीआई ने एहतजाज की कोशिश की है, आपकी नज़र में उसने मजीद जमात को नुकसान पहुँचाया या किसी सतह के ऊपर को फ़ायदा भी दिया है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। 5 अगस्त का एहतजाज जो है इसको बरमला कहा गया कि ये 5 अगस्त पीक डे होगा, यानी कि एहतजाज का क्लाइमैक्स, नुक्ता अरूज का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अरूज तो हम एहतजाज हमने किया ना 9 मई के बाद से लेकर 26 नवंबर तक। अब 26 नवंबर के बाद ये 8-10 माह के बाद पहले एहतजाज था, तो लिहाजा खान ने तो बता दिया अपना माफ़ी उस ज़मीर के एहतजाज चाहिए, और ख़ान दुरुस्त ये मुतालबा करता है अपनी पार्टी से कि पार्टी की गलू खलासी जो है वो सिर्फ़ एहतजाज में है। जब तक अवामी तहरीक नहीं होगी, 4-5 लाख लोग नहीं निकलेंगे, तब तक जो है कोई हल नहीं है। ये अदालत है 26वीं आईनी तरमीम का शिकार हो चुकी है और निज़ाम जो है वो अब किसी तरीके से भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खान बाहर आता है और लाहौर में खड़ा हो जाता है तो पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा, जो ये होता हुआ कभी नहीं देखना चाहेंगे। अब 5 अगस्त का जो एहतजाज था इसको जो है इनके पास 1 महीना 1.5 महीना टाइम था। इसके लिए एहतजाज किस तरह होता है, तहरीक किस तरह चलाई जाती है, सबसे पहले आपने लोगों को की ज़हनसाज़ी करनी होती है, उनको कायल करना है, उनको मोटिवेशन देनी है, उनकी मोबलाइजेशन करनी है। 1.5 माह में कभी किसी ने कोई एक जलसा देखा, कोई एक वीडियो किसी ने अपलोड की, किसी एक ने भी बता दिया कि भाई 5 अगस्त के लिए पाकिस्तानियों का निकलना क्यों ज़रूरी है। ये मोटिवेशन जब तक नहीं देंगे, लोगों में के जज्बात को आप उबारेंगे नहीं, उनको इसकी वजह क्या थी? जो बाहर क़यादत थी, क्या एक ये वजह भी थी कि वो कायल नहीं थे कि इस वक्त हालात साजगार नहीं है, हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, लेकिन खान साहब अडियाला में बैठे, उनको इस बात का इदराक नहीं है, उन्होंने हुक्म दिया और जिसकी तामील भी उनको करनी पड़ी, तो हालात फिर ऐसे बने? देखिए, पहली बात तो ये है कि डर था। वीडियो कौन देता? वीडियो की कीमत फिर चुकानी होती है ना, तो लिहाजा किसी ने दी नहीं, फिर किसी ने ये जिम्मेदारी या तकसीम ही नहीं की। ये तो खान के ट्वीट तक नहीं शेयर करते हैं डर के मारे, तो लिहाजा देखिए एक ज़माने में 9 मई के बाद खान ने एक दफ़ा हमने एक फ़ैसला किया कि हम गुब्बारे छोड़ेंगे खान के साथ यकजहती के तौर पे, तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने गुब्बारे छोड़े और सब ने सोशल मीडिया पे वो गुब्बारों की वीडियोस अपलोड कर दी, लेकिन किसी ने ये वीडियो अपलोड नहीं की कि ये गुब्बारे उड़ा कौन रहा है। अपनी वीडियो नहीं बताई कि ये मैंने उड़ाए हैं। तो ये खौफ सही नहीं है, क्रैकडाउन भी तो होता है। उस वक्त था 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक खौफ था। 8 फरवरी को अवाम ने खौफ का बरकस निकाल दिया। आज वही खौफ दोबारा लागू है जो 9 मई को था। आज फिर कोई न बात कर सकता है, न वीडियो बना सकता है, न एहतजाज के लिए निकलने की जुर्रत रखता है। 5 अगस्त का एहतजाज इसलिए एक नाकामी है कि इससे पहले कि जितने एहतजाज आप देख लें,
तो लोगों की फौज जफरमोज होती थी, आया करती थी, मारे खाते थे, गोलियां खाते थे, हज़ारों लाखों लोग जो हैं। ओवर एस्टिमेट किया पीटीआई के कारकुन को पीटीआई ने, इमरान खान ने बिलखुसूस? नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं दी वर्कर को। ये किस तरह का एहतजाज अपने इलाकों में करो? तो कहाँ पे हुआ? गिलगित में हुआ, कश्मीर में हुआ। लेकिन वैसे हुकूमत की ताना देती है कि लीडर को 2 साल जेल में हो गए, वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर उनको कहा जाता है, तो लोगों को ऑर्गेनिकली निकल आना चाहिए था, उनको निकालने के लिए कोई ना भी आता पीटीआई की क़यादत। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि ऑर्गेनिकली यहाँ पे चीज़ें नहीं बनती है। कश्मीर में एहतजाज हुआ ना वापडा के इस इशू पे, वहाँ पे लोग 3 रुपये देते हैं पर यूनिट, हम 57 रुपये देते हैं। और किस तरह का एहतजाज था, क्या कमाल का एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड आटे के क्राइसिस पे गिलगित में भी हमने इसी किस्म का एहतजाज अच्छा, देखा। फिर आपने नहरों पे आपने सिंध में एहतजाज देखा, सिंध निकला और उस फैसले को उन्होंने सबोटाज किया। ये जो सियासी एहतजाज होते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान, देखिए खान के लिए, पीटीआई के लिए एहतजाज की इलामत क्या हो सकती है? ये तो नहीं है ना कि खान को निकालना है। एहतजाज तब ही होगा जब हर पाकिस्तानी ये सोचेगा कि उसका निकलना उसके अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। एहतजाज तब कामयाब होगा जब लोगों को ये एहसास, ये बावर कराया जाए कि कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी, ये हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ कहती है कि लोगों में अक्ल आ गई, वो बाहर नहीं निकले क्योंकि हमने कारकर्दगी से इनका मुकाबला कर लिया पीटीआई का। देखिए, कारकर्दगी तो वक्त बताएगा कि कारकर्दगी क्या है। अभी तक तो वो एक सड़क हमने देखी थी जिस पर रंग डाला था और वो फिर ख़राब हो गया बारिश की वजह से। कारकर्दगी जो है वो ख़ुद बोलती है। वक्त आएगा, अभी मुझे इल्म है, आपको भी इल्म है, 1 साल में क्या कर रहे, 1 साल में तो लेकिन पंजाब में मुवाजना बुज़दार साहब की हुकूमत से किया जाता है, मरियम नवाज़ की हुकूमत का, और उस हिसाब से तो फिर कुछ पॉइंट्स मरियम साहिबा को मिल जाते हैं। नहीं, बुज़दार जो हैं वो कभी मैंने उसकी तारीफ़ तो नहीं की है कि बुज़दार कोई वज़ीर आला के मनसब के तो लिए। पंजाब के अवाम का माइंड सेट तब्दील हुआ, आप समझते हैं कि हुआ होगा पिछले कुछ अरसे में जो वहाँ एक नई हुकूमत है? मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास या मरियम नवाज़ बीबी के पास जो है वाहिद कोई उनकी अगर साल्वेशन है, सियासी तौर पे तो बैंड बच चुकी है पूरे PMLN की और पीपल पार्टी की, लेकिन अगर वो उनकी कोई एक उम्मीद की रमक है तो वो ये है कि कारकर्दगी से जो है अपनी हैसियत बनाएं। बाकी सियासी तौर पे तो आपको पता है कि सियासी करने में कुछ कामयाब हो रहे हैं, यहाँ विफाक में हो या फिर वहाँ पर पंजाब में कुछ आप समझते हैं कि नून लीग कारकर्दगी इस सारे माहौल में जहाँ पीटीआई भी, ऑपोजिशन बेंचेस भी एक तरह से खाली है, उसका फ़ायदा उठा पा रही है? जो कारकर्दगी है ना, देखिए मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, मेरा दिल ये तस्लीम ही नहीं करता है कि चोरी शुदा मैंडेट से बनाई गई हुकूमतें जो हैं उनको कोई लेजिटिमेसी हासिल है। कारकर्दगी मतलब ये किस चीज़ की कारकर्दगी? कारकर्दगी दिखाने वाला पहले ये तो बता दें कि किस बलबूते पे वो इस मनसब पे बराजमान है। जब ये चीज़ सामने रखते हैं तो कोई चीज़ दिल कबूल नहीं कर सकता है। यानी आप लाख कारकर्दगी दिखा दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आम पाकिस्तानी के लिए, ये तो मैं शायद एकेडमिक एक बात कर रहा हूँ, आम पाकिस्तानी के लिए मैटर करता है कारकर्दगी। आप महंगाई पे काबू पा लें, आप मईशत के लिए रोड मैप दें, कर्ज़ों के उतारने के लिए रोड मैप दें, आप माहौलियाती तब्दीलियों के लिए जो है पाकिस्तानियों को जो है उनको एक राह बता दें। फिर आपने सबसे अहम मसला जो है, आज भी इनके पास रास्ता है ना PMLN की हुकूमत के पास, अगर ये अमन व अमान कंट्रोल कर ले, इससे बड़ा क्रेडिट कोई नहीं होगा। चलिए, अब ये अब हम जो बात पीटीआई की तरफ से कही जा रही है कि जो सीटें खाली हुई उस पर जो इलेक्शन होगा उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, ये दुरुस्त फैसला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या आप समझते हैं ये स्पेस खाली छोड़ेंगे इस ज़िमनी इलेक्शन में, इसका नुकसान हो सकता है? मेरी बात नोट फरमा लें, ये ज़िमनी इलेक्शन कभी होंगे ही नहीं, ये बाल हो जाएंगे। ये फ़ैसला ही इतना मतलब है कि ऐसे शवायद पे हैं जो मज़ाक़ खेज़ हैं। कानून में ऐसे फ़ैसलों का टेनेबल होना या स्टैंड करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ये फ़ैसला 109 के तहत एक शख्स अरीपुर में भी है, उतरोज़ उमर अयूब खान की बात करता हूँ, इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है, सवाबी में भी है, सरगोदा में भी है,
और हर FIR में तारीख़ और वक्त वक़ूअ दिया जाता है। ये किस तरह मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो 10 मकामात पे बैक वक्त मौजूद हो। फिर 109 के तहत पाकिस्तान की फ़ौजदारी तारीख़ में सिर्फ एक शख्स को सज़ा दी गई है, बाकी पाकिस्तान की अदालतों ने तो कभी 109 को तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि एक वक्त में तो इसको उन्होंने गैर इस्लामी डिक्लेयर कर दिया था। एक जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम को जो है सज़ा दी थी, 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर माजरत की। तो लिहाजा इन फैसलों की क्या, लेकिन हालात हमारे यहाँ, अगर इसमें अफसा कोमल का नाम होता ना ये फैसलाबाद की FIR में, तो 10 साल आपको भी सजा हुई, खुदा खैर करे। लेकिन बहरहाल मतलब नाम डालने की देर है। बाकी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ज़ैन कुरैशी साहब, उनके लिए भी ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उनको मुबारक। हाँ, ज़ैन कुरैशी साहब शायद उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जज साहब ने जो है ज़रा थोड़ा सा ये फैसला किया है कि शहादत एक है सबके लिए, पर्दों के पीछे छुपे हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पे तफरीक किस तरह हो गई है वो फैसला देख के मैं बता सकता हूँ, जो ऐन मुमकिन नहीं है। अच्छा, ज़ई साहब से इसकी क़यादत करवाना ये आपके लिए हैरान कुन था? क्योंकि हमारे लिए बतौर मीडिया तो बहुत हैरान कुन था, अचानक से खबर सामने आई कि वो लीड करेंगे, लेकिन इनफरादी तौर पर ही करते हुए नजर आए। अच्छा, ज़ई साहब मुअम्मर, बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं। PTI वालों को वैसे समझ नहीं आती है, कभी मौलाना फजल रहमान साहब से तवक्को रखते हैं, उसके पीछे जाते हैं, और कभी जो है किसी और पार्टी के दर पे खड़े होते हैं। ख़ुद अपने लोगों पे, अपने वर्कर पे, पाकिस्तानियों पे एतमाद नहीं करते हैं। PTI को किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। PTI अपने बलबोते पे अगर सही फ़ैसले करे, देखिए बदनीयती पर मबनी है सारे फैसले, और हर फैसले में मुंह की खाई है। हर एक फैसला जो है वो पार्टी के अंदर अपने ग्रुप की मजबूती का है, दूसरों के गिराने का है। ये पार्टी इत्तेहाद, इत्तेफाक खो चुकी है। किसके पास इख्तियार है, किस ग्रुप के पास PTI में? या अलीमा साहिबा फैसले कर रही हैं पार्टी के? तो मोहतरमा अलीमा खानम के पास जो है बुश बीबी अंदर हैं, तो लिहाजा कोई और मद मुकाबिल है। तो ये तमाम फैसला साजी और बिलखुसूस जो वो खान साहब से मंसूब बयानात भी देती हैं, वो वाकई उनकी तरफ से आ रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को अलीमा साहिबा को अपने तौर पे भी देखना पड़ रहा है? ये सारे जो फैसले हैं ये खान साहब से करवाए जाते हैं, और खान साहब की जेनसाजी की जाती हैं झूठ बोल के, चुगलियाँ का के। अभी भी ये बता रहे हैं 5 अगस्त को हमने ऐसा तीर मार दिया, ऐसा अज़ीमुशान तहरीक चली। खान को ये बताया गया, खान ने बयान भी दिया है, सच ही नहीं बताते उनको। पार्टी को एक एहतजाजी कमेटी बनाने की ज़रूरत है, इन लोगों को फारिग करने की ज़रूरत है। खुदा रहा ये पार्टी अपने लिए कोई एक ईमानदारी से फ़ैसला कर ले, ये जो कुछ खोया है सब कुछ हासिल हो सकता है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी इमरान खान साहब का जो बयानिया है, आज भी उनका ट्विटर के ऊपर जो पैगाम है उसमें बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उस पर भी कुछ वजाहत की ज़रूरत है कि वो या तो बात करें कि उनसे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये फरमाइश हो, या फिर तनकीद का ये जो उनका एक बयानिया है वो जारी रखें। वो मुज़ाकरात की बात गुजर चुकी हैं। खान को आप मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं जो उनके साथ हो रहा है या हो चुका है। ट्विटर की हद तक अगर वो बयान सख्त देता है तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस पे खान जो है बयानात मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क्या नुकसान, मतलब इससे ज़्यादा क्या नुकसान है? कुछ छोड़ा है, 26 नवंबर को मार तक तो दिया, तो लिहाजा और क्या रह गया है? GHQ केस का फैसला भी पेंडिंग तो वो जाए ना। देखिए खान PTI ज़हनी तौर पे अब नुकसानात की कोई फिक्र में है ही नहीं। क्या नुकसान होगा? नथिंग टू लूज जिसको आप कहते हैं, वो वाली सूरत हाल है। और जितना भी कुछ होगा ना ये सब रिएक्शन देगा। वरना जब हमारी हुकूमत गिरा रहे थे तो उस वक्त तो हम अपनी बल्दियात की इलेक्शन के भी में सारे हार चुके थे, तो लिहाजा ये तो इनकी ही अपनी करम से अब जो है खान के साथ पूरे पाकिस्तान की हमदर्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, पीतला साजी के हवाले से भी बात करते हैं, और इस वक्त निज़ाम के जो फैसले हैं PTI के हवाले से उसकी भी वो बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम सियासी तबसरा हासिल करेंगे इन्हीं तमाम मामलात पे, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इन्हीं तमाम सियासी मामलात के ऊपर जिस पे बात हो रही है हम तज्ज़िया हासिल करेंगे, और बिलखुसूस
जो फैसले इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उसके आगे आइंदा दिनों में क्या नताइज उनके लिए आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब और हमें ज्वाइन करिए नादिया नकी साहिबा। आप सीनियर और क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और हमारे प्रोग्राम में आज पहली बार शरीक हैं, तो आपको खुसूसी वेलकम कहते हैं। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नादिया, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। पिछले चंद दिनों में हमने देखा पीटीआई ने एक बड़े एहतजाज और तहरीक का ऐलान किया, उनके जो बयानात थे उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आती रहीं, लेकिन जो एक मुजाहरा हमने देखा है 5 तारीख को, उसके बाद आपको क्या लगता है उसने फ़ायदा दिया है पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी या नुकसान दिया है? हुकूमती बयानात आप देख रही होंगी, वो जो एक थोड़ा बहुत भी एक डर खौफ था पीटीआई की स्ट्रीट पावर से, वो हमें कम होता हुआ उनके बयानात की हद तक नज़र आ रहा है। आप कैसे देख रही हैं? थैंक यू सो मच अब्सा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को कमज़ोर समझ रही है, इसलिए क्योंकि देखें जिस किस्म का भी एहतजाज पुट अप किया गया, उससे पहले जो एक फ़िज़ा होती है, जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, उसमें अगर आप माजी से कंपेयर भी कर लें तो इस किस्म का निज़ाम नज़र नहीं आता था कि जहां अपोजिशन को जब एहतजाज करना हो तो उससे कबल ही हाँ दफ़ा 144 का नफाज हर बार होता था। कई जगहों पर ऐसी हुकूमतें भी रही हैं जिन्होंने दफ़ा 144 का नफाज नहीं किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये आपकी जगह मख्तस कर दी गई है, आप आइए और आकर एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ के साथ जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये वाहिद अपोजिशन जमात है, क्योंकि JUI के भी हमने जलसे देखे और इसी दौरे निज़ाम में देखे, उनको इजाज़त मिल जाती है, जमात इस्लामी धरना करती है, जमात इस्लामी मार्च करती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अगर प्लान करे तो मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि अगर ये वही इंतशार फैलाएंगे तो हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। अब इस बात की गारंटी कैसे दी जा सकती है? अगर वो कोर्ट से भी लेकर आते हैं गारंटीज तो भी नहीं माना जाता। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर 1 रोज कबल, 3 रोज कबल, 10 रोज कबल आप लोगों के घरों में छापे मारना शुरू करेंगे, लोगों को हरास करेंगे, और फिर एक ये जो हमने नया अंदाज देखा है कि अपोजिशन जमात का जब एहतजाज होता है तो माओ बहनों और इवन बुजुर्ग खवातीन को, जो हमने अभी भी देखा रेहाना डार साहिबा को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो मेरा ख्याल से बहुत सारे सपोर्टर्स इसलिए आपके मोबिलाइज नहीं हो पाते। तो मैं नहीं समझती कि तहरीक इंसाफ के अपने फ्लॉज ज़रूर होंगे पार्टी लेवल पर, और जो हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, यानी तंजीमी ढांचा उनका एग्जिस्ट नहीं करता, उनकी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं लीडरशिप जो है वो जेल में है, उसकी एब्सेंस में कोई भी एक लीडर नहीं है, सबकी डिफरेंट बातें हैं, ग्रुप बाजियां हैं, इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से शायद वो जो एक यकसुई के साथ एक तहरीक को पुट अप करना होता है या एहतजाज को करना होता है, उसकी वो हमें ज़रूर माइनस नज़र आता है। लेकिन आप किसी भी सूबे में देख लें, मैं कराची में बैठी हूँ, यहाँ पर सिंध हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, तो यहाँ पर कुछ रैलियाँ ज़रूर निकली, लेकिन एक बड़े कन्फाइंड एरिया के अंदर, इसलिए क्योंकि जाहिर है कि पार्टी के सपोर्टर्स ये ज़रूर डरते होंगे कि अगर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया या उनके घर वालों को उठा के गिरफ्तार कर लिया गया तो आज की इस महंगाई के ज़माने में कौन लॉयर्स अफोर्ड कर सकता है? मेरा ख्याल है कि पार्टी तो इस लेवल पर अफोर्ड भी नहीं करती, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जेलों में बंद हैं। तो ये वो तमाम तर मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट्स हैं या मिक्स है जिससे एक अच्छी तहरीक आप पुट अप कर सकते हैं या अच्छा एहतजाज पुट अप कर सकते हैं। जब इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स माइनस कर दिए जाएं, उन इंग्रेडिएंट्स को बाजार में अवेलेबल ना किया जाए, तो फिर जाहिर है आपका खाना अच्छा नहीं पक सकता। नादिया, जो आप पीटीआई के कारकुन की माइंडसेट के हवाले से बात करी हैं, इस पर मैं मजीद भी आपसे चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। अथर, पीटीआई ने ऐलान किया और ये सबको पहले से मालूम था और हुकूमत की बयानात से भी पता चल रहा था कि एक सख्त क्रैकडाउन का माहौल होगा, जैसे इससे पहले भी उनके एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत इकदाम करती रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐलान कर दिया जाता है। इस बात का फ़ायदा होता है पीटीआई को या नुकसान होता है? वो एक शेर आया की मिसाल कायम होती है, या आप समझते हैं कि बेहतर रहता है कि पीटीआई का कारकुन एक्टिव रहता है? दूसरा, इसकी वजह क्या बनती है? हमें पार्टी के रहनुमाओं में भी प्लानिंग का एक फुकदान नज़र आ रहा था, लेकिन ये ऐलान क्योंकि अडियाला से हो रहा था, तो ये खान साहब को राज़ी करने के लिए ऐलानात कर दिए जाते हैं, या वाकई हालात ऐसे हैं कि जो करना चाह रही थी पीटीआई वो नहीं कर सकी और हुकूमत ने भी उनको नहीं करने दिया उस तरीके से? देखिए, इस वक्त टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं समझता कि ये जो सारा मसला है ये सिर्फ एक सियासी जमात तक कन्फाइंड है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुन का नहीं है, इसलिए कि सियासी जमातों का जो कारकुन होता है उसकी एक बड़ी लिमिटेड सी तादाद होती है जो बड़ा डेडिकेटेड होता है, हर जगह पे निकलता है, हर जगह पे वो जमात के साथ चलते हैं। माजी में भी हम देखते रहे। इस वक्त इशू थोड़ा सा ब्रॉडर है। इस वक्त जो अगर आप देखें मामलात को, उसमें आम आवाम जिस तरीके से पिस रही है, तो वो आपको एक जेन्युइन, एक फर्टाइल ग्राउंड नजर आता है कि जहां पे हुकूमत के खिलाफ जो है आपको रिजेंटमेंट नजर आती है।
आम बंदा वो बाहर नहीं निकलता, जिस नादिया ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि महंगाई है, उनको डर है कि गिरफ्तार हो जाएंगे। ये कोई डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है जो लोग बाहर निकल रहे होते हैं, ये वो आम फैमिलीज हैं, आम लोग हैं जो तंग आए हुए हैं। वो कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा देता है, कोई एहतजाज जो है रिकॉर्ड नहीं करवाता, कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है, कोई दीवार पे कुछ लिख देता है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले अनाउंस करने से या अनाउंस ना करने से कोई फर्क पड़ेगा। स्ट्रीट पावर अभी भी तहरीक इंसाफ के पास है, क्योंकि जमहूरियत में स्ट्रीट पावर अफसर जो है वो वही होती है जो आपका आम वोटर होता है, जो बाहर निकलेगा वोट डालेगा। हाँ, कोई जत्था इस वक्त उनके पास ऐसा नहीं है और ना ही जत्थे से कोई मसला हल होना है। तो मुझे ये लगता है कि एक जो मसले को वो अलाइव रखना चाहते हैं, उस हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले को फोर फ्रंट पे भी रखे हुए है, मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, आलमी मीडिया भी डिस्कस कर रहा है। क्या इन सारी चीजों के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी? फिलहाल वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक जमे गफीर जो पीटीआई कहती है, और ये एक हकीकत है कि करोड़ों में पीटीआई की सपोर्ट इस वक्त कारकुन और सपोर्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उस तरह का एक इनकलाबी सूरत हाल जिससे सिस्टम को, हुकूमत को खतरा महसूस हो, वो उसी केस में हो सकता है कि इमरान खान खुद लीड कर रहे हो एहतजाज को। मौजूदा क़यादत नहीं निकाल सकती इतनी बड़ी तादाद लोगों की। देखिए, वो इवन के इमरान खान साहब भी लीड कर रहे हो तो तब भी मुझे वो सूरत हाल उस तरफ जाती भी नजर नहीं आ रही। जब वैसी सूरत हाल होगी तो फिर सिर्फ हुकूमत नहीं जाएगी, फिर तो बहुत बड़ा मसला बनेगा पाकिस्तान के अंदर। वो तो देखे ना, आप एक ऐसी अपराइजिंग की बात कर रहे हैं कि जहां पे फिर लोग ना कोई पार्लियामेंट की सुनेगा ना अदलिया की सुनेगी। वो तो फिर उस हजूम को कोई लीड नहीं कर रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली, खुदा ना खास्ता अगर वैसी सूरत हाल होती है तो फिर आप यकीन कीजिए कि कोई सियासी लीडर उसको लीड नहीं कर रहा होगा, और उसमें किरदार वही होगा कि जो लोग तंग आए हुए, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो लोगों के दीगर मामलात हैं, बिजली के बिल हो जाएं, गैस के बिल हो जाएं, मेडिकल के बिल्स हो जाएं, क्या आवाम उसको अफोर्ड कर सकती है? तो अगर हम उस तरफ जब जाएंगे, जब तक ये एहतजाज सियासी जमातों के हाथों में है, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में उसी कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगा। फिलहाल मुझे उस तरह की कोई अपराइजिंग जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो उस तरह मुझे नजर नहीं आ रही। नादिया, जो अरकान पीटीआई के उनकी नाअहलियों से जो सीट्स खाली हुई थी, उस पर पीटीआई ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर साहब तो आज भी बेखबर नजर आ रहे थे इस बात से, इस फैसले से। उन्होंने कहा अभी मैं इमरान खान साहब से डिस्कस करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पैगाम में ये कहा गया है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये दुरुस्त फैसला है या असेंबलियों से इस्तीफों की तरह ये नुकसानदेह साबित होगा पीटीआई के लिए? देखिए अफसा, इसको दो जावियों से देखा जा सकता है। एक, अगर आप ये सोच है इमरान खान साहब की, जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया कि नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना है ज़िमनी इलेक्शंस में, खुसूसन उन हलकों में जहां से डी सीट हुई है, वो ये होता है कि एक तरह से आप वैलिडेट कर रहे हैं शायद उस डी सीटिंग को। तो इस वजह से ये शायद सोच एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरे जाविये से देखती हूँ कि इसमें अगर हिस्सा लेते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी जमात ये कहती है कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, इस सिस्टम को चैलेंज करने के ख़िलाफ़ हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगर आप मैदान किसी भी किस्म का कभी भी किसी भी जमात ने अगर बॉयकॉट किया है तो फिर उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से असेंबलियों से इस्तीफा देकर अलग हुए, क्योंकि उनको ये इल्म था, वो ये सोचा करते थे कि शायद आइन पर अमल दरामद होगा और फौरन इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अगर वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते और यहाँ ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं और दीगर जमातें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें से लेट्स सपोज हुकूमती इत्तेहाद की कोई भी जमात में से कोई जीत जाता है, जो कि अगर देखा जाए आज के निज़ाम में तो लगता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो फिर आप उनको एक तरह से क्लीन फील्ड दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपीलों का अपनी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जितनी भी सज़ाएं हैं, इवन इमरान खान साहब की भी जितनी सज़ाएं हैं वो लोअर कोर्ट से हुई हैं, लेकिन फिर आपने देख लिया कि हाई कोर्ट के अंदर तो ये मामलात लग ही नहीं रहे। हाई कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आ जाता, उसके बाद फिर आपके पास एक और आला अदलिया मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में, उससे फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, तो फिर आप जब तक क्या इंतज़ार करेंगे। और मुझे जो हमारा अदल का निज़ाम है उसमें ये तमाम चीज़ें इतनी जल्दी होती नज़र नहीं आती। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा ले। एक तो हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज होगा, और अपोजिशन का इस तरह से बिल्कुल ही निकल जाना एक तरह से एक खुला मैदान आप दे देते हैं। ये अतर आपकी नज़र में ये स्पेस हुकूमती इत्तेहाद के लिए खाली छोड़ने का नुकसान होगा पीटीआई को या फ़ायदा होगा? इसको तफसीली तौर पे नादिया ने एक्सप्लेन किया कि क्या माइंडसेट पीटीआई की इस वक्त है, लेकिन फिर भी ये आप कैसे देखते हैं इस फैसले को?
देखिए ऑब्वियसली दोनों एंगल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वहाँ पे हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे मुबैना धांधली होती है तो आप उसको बेहतर तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं, एक बयानिया बना सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको नाअहल करार दिया गया है, उस हल्के में आप फिर इलेक्शन से लाताल्लुकी का इजहार कर दें और टोटली ये जो सारा प्रोसेस है उसको आप बेवकत कर दें। आलमी सतह पे मुल्क के अंदर एक बयानिया बनाया जाए कि ये देखें ऐसे लोगों को नाअहल किया गया और अब ये बिला मुकाबला इस तरह मुंतखब होकर आगे हैं जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा उसके कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के हवाले से यकीनन जमात के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है। जिस तरह आपने भी कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब को इस हवाले से इल्म नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इन हल्कों में टू बी ऑनेस्ट इतनी जल्दी इंतखाबात हो नहीं सकेंगे। ये सारे जो मामला है ये हाई कोर्ट्स में जाके कुछ अर्सा रुकेगा और वो जो हुकूमत की ख्वाहिश है कि अगले चंद माह के दौरान ये इंतखाबात हो जाएं, मुझे ये इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। नादिया, कल मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ा तंजिया तौर पे इनफैक्ट पीटीआई के बारे में बात की, कहा अकल आ गई पीटीआई के कारकुनों को जो वो नहीं बाहर निकले और हमारी कारकर्दगी है जिसने इनका बयानिया ख़त्म कर दिया है। आपकी नज़र में अगर इलेक्शन होता है पंजाब की हद तक नून लीग एक बेहतर पोजीशन में होगी जनरल इंतखाबात के मुकाबले में, या फिर जो क्योंकि पंजाब में अब हुकूमत कर रही है मुस्लिम लीग नून? देखिए हम सर ज़िमनी इंतखाबात में वैसे ही हम देखते हैं कि टर्नआउट पाकिस्तान में कम होता है, लेकिन कोई भी इंतखाब हो चाहे वो ज़िमनी हो या जनरल हो, उसमें पार्टीज के लिए ये बड़ा स्कोप होता है कि वो देखे कि उनकी कितनी सपोर्ट बेस है। और जाहिर है कि फिर पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो मोबिलाइज भी करता है हल्कों में जाके लोगों के साथ, जल्द से जुलूस की उनको इजाज़त होती है। ये तमाम चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं और मेरे ख्याल से अगर ज़िमनी इंतखाबात हैं और ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी समझ में आ जाएगा कि उनके कितने काम जिनका वो तशहीर भी करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ, बुज़दार साहब की हुकूमत के साथ अगर कंपेयर किया जाए आज की मरियम नवाज साहिबा की चीफ मिनिस्टरशिप और पंजाब के हालात को तो शायद बेहतर हुए हैं। अब वो भी समझ में आ जाएगा कि क्या खिदमत से आप वोट हासिल कर सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो किस हद तक नजर आती है। क्योंकि हमने जो 2024 के इंतखाबात थे उसमें देखा कि बल्ले का निशान चले जाने के बावजूद और हर शख्स के पास एक नया निशान होने के बावजूद एक तरह से एक साइलेंट रेवोल्यूशन था वोटर्स की जानिब से। देखिए उस जमाने में भी कोई जलसे जुलूस नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त तो और ज्यादा सख्ती थी, ना ही कोई कॉर्नर मीटिंग्स हो पा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा टेस्ट केस होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी। और अगर तहरीक इंसाफ का फाइनल डिसीजन होता है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती तो टर्न आउट प्लस द नंबर ऑफ वोट कास्टेड अगर नून लीग के ज़्यादा मिलते हैं या पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मिलते हैं तो उनके लिए भी ये एक लर्निंग लेसन ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब और नादिया नकी साहबा हमारे साथ मौजूद थी ना, गुफ्तगू सुनी। ये एक ओवरऑल सूरत हाल जो पीटीआई के अराउंड है, उनके पास ऑप्शंस तो बहुत कम है, लेकिन देखना होगा आइंदा दिनों में कि कोई एक बयानिया इस किस्म का बना सकते हैं जहां हुकूमत ज़रा सा भी थ्रेटन महसूस करे मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कराची में ख्वाजा सराओं के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक हजूम उन पर हमला आवर हो गया। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कराची से एक अहम खबर शामिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में आए रोज़ ख्वाजा सराओं को हिरासा करने और उन पर तशद्दुद करने के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको हर दिन ज़िंदगी गुजारने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या इतवार के रोज़ गुलशन इकबाल कराची में पेश आया जहाँ एक होटल पर चाय पीने आए ख्वाजा सराओं से कुछ अफराद ने मामूली तल्ख कलामी उनकी हुई और उनके साथ बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद एक बड़े हजूम ने उनके घर पर धावा बोल दिया। कई हमला आवर उनके घरों में घुसे, तोड़ फोड़ की, उन पर लाठियों से तशद्दुद भी किया। इस वाक़े की वजह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी में बहुत ही इस वक्त खौफ पाया जाता है और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आते हैं। कल पुलिस की तरफ से इस वाक़े की FIR दर्ज की गई, जिसके मुताबिक हमला आवर ख्वाजा सराओं के घरों से 12 से 13 लाख रुपए और इसके साथ साथ 5 अदद मोबाइल फ़ोन्स भी साथ ले गए। इस केस में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये असल मामला हुआ क्या था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है
ख्वाजा हकूक़ के लिए काम करने वाली सरगर्म समाजी कारकुन और वकील एडवोकेट निशा राव। बहुत बहुत शुक्रिया निशा आपके वक्त के लिए। ये जो वाक़या है और इसके मनाजिर जो हमारे नाजरीन भी अभी देख रहे हैं, एक जत्था है जो हमला आवर हो गया इन ख्वाजा सराओं की रिहाइशगाह पर, आप हमें बता सकते हैं कि ये वाक़े की असल बुनियाद क्या बनी थी और फिर किस वक्त ये मॉब है जिसने अटैक किया इस रिहाइशगाह को? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके चैनल ने हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी का जो इशू एक हफ्ते से चल रहा था उस पर बात करने का मुझे मौका दिया। ये रिसेंटली सैटरडे को, हफ्ते के दिन, ये रात में तकरीबन 1 से 3 के दरमियान ये वाक़या हुआ। ख्वाजा सरा अपने घर के नीचे चाय के होटल पर बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ लड़के जो बाइक पर सवार थे वो आए, उन्होंने आकर इनके साथ पहले तो मजाक वगैरह किया, फिर बाद में बदतमीजी की और फिर बाद में गालिम गलोच पर उतर आए। तो ख्वाजा सरा और इनके आपस में हाथापाई हुए और उसके बाद वो लोग चले गए और ख्वाजा सरा वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। तो उसके बाद एक इतना बड़ा हजूम, जिसमें हम कह सकते हैं तकरीबन 100 के करीब लोग जो आए और ख्वाजा सरा डरकर ऊपर अपनी बिल्डिंग में भाग गए। लेकिन वो लोग पहले तो नीचे खड़े होकर ख्वाजा सराओं को हरासा करते रहे, डराते रहे, गालम गलोच की, धमकियां दी। तो उसके बाद फिर उनमें से 25 से 30 लोग ऊपर चढ़े। उन्होंने जाकर उनके दरवाजे तोड़े, उनके घरों का सारा सामान तोड़ा। वो ख्वाजा सरा अपनी जान बचाने के लिए वाशरूम में छुप गए, वाशरूम का दरवाज़ा तोड़ा, पूरा फर्नीचर तोड़ दिया, AC तोड़ दिए और उनके फ्रिज तोड़ दिया और उनके मोबाइल और नकदी जो थी वो लेकर गए। मैं ये समझती हूँ कि ख्वाजा सरा हमारी सोसाइटी में वैसे एक पिसा हुआ तबका है। हमें बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते। अगर हम कहीं पर घरों में रहते हैं तो हमें बहुत हाई रेंट पर घर दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ख्वाजा सराओं ने 15 की, लेकिन 15 नहीं आई। फिर उसके बाद ख्वाजा सरा रात में जब वो लोग चले गए, उन्होंने इनको मारा, उन पे तशद्दुद किया, सारी समझो कि वहाँ से उनके घर का जो सामान था वो सारा लूट कर चले गए। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ख्वाजा सराओं को उन्होंने मुफ्त का माल समझा हुआ है, कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है, ना इनको कोई इनकी जान के रखवाले नहीं है। तो फिर जब उसके बाद ख्वाजा सरा पुलिस स्टेशन में गए तो तकरीबन 100 से 200 ख्वाजा सरा पुलिस स्टेशन में गए हैं, लेकिन वहां पर जाकर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो सारी रात वहां पर रोते रहे, परेशान रहे, लेकिन FIR फर्स्ट डे नहीं हुई। लेकिन ख्वाजा सरा 2-3 दिन जाते रहे। फिर उसके बाद मैं खुद गई, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी IG साहब का, और वो जो IG साहब था और कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर वहां पर जाकर मैंने FIR करवाई। अच्छा, ये अब निशा, ये अपने नाज़रीन के लिए भी ज़रूर रिपीट करना चाहेंगे जो बात अभी आप बता रही हैं कि ये एक इंतहाई खौफनाक हजूम है जो इस वक्त स्क्रीन्स पर हमारे नाज़रीन ने भी देखा है। और इसके बाद फिर भी इतने सारे लोग एक कम्युनिटी के रिहाइशगाह के बाहर जमा हो जाते हैं, लेकिन पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती। बाद में जब आप ये मामला लेकर आगे जाते हैं, यकीनन बासर कुछ वुज़रा होंगे या फिर IG साहब ने जब एक्शन लिया तो FIR हुई। या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ इस तरह के हजूम से जान बचाकर ख्वाजा सरा किस तरीके से भागे? और फिर यहाँ पर जिक्र है कि उनको माली नुकसान, उनका सामान लूटा गया। जख्मी भी हुए हैं ख्वाजा सरा इस वाक़े में? जी, ख्वाजा सरा जख्मी भी हुए हैं। तकरीबन 4 ख्वाजा सरा थे। वो अपनी जान बचाकर पहले वाशरूम में छुपे रहे। जब उन्होंने वाशरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया तो उन पर सामान मारा, उन पर मसलन कि वो लोग असले के साथ आए थे और उनके पास डंडे थे, चाकू थे, उन्होंने उनके सर फाड़ दिए, हाथ पांव तोड़ दिए, इतना बुरा उनका किया। और कुछ 2 ख्वाजा सरा तो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़कर दूसरी बिल्डिंग की छतों पर गए। मैं ये समझती हूँ कि वो जो भी वहाँ पर हुआ, लेकिन ख्वाजा सरा सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जब हमने 15 पर कॉल्स की, हमारी कॉल्स पर 15 नहीं आई, लेकिन पास जो मोबाइल खड़ी थी हजूम के, उन्होंने भी आकर हमारी जान नहीं बचाई। हमें तो ऐसा फील हुआ कि जो हमारी जान के रखवाले हैं वो ही हमारा साथ नहीं दे रहे। अच्छा, अब FIR तो दर्ज की गई है, कोई मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है? देखें, जब मैं वहाँ गई, मैं SHO का नाम लूँगी, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। मैंने उन्हें कहा कि सर आपकी मोबाइल वहाँ पर खड़ी थी, फिर भी ख्वाजा सराओं को आप लोगों ने नहीं बचाया। उन्होंने बोला कि इतने ज़्यादा हजूम में पुलिस वाले क्या कर सकते थे। 1 सेकंड, ये बात मैं समझती हूँ कि बड़ी शर्मनाक है। SHO ने खुद मुझे कहा। और सेकंड, जब FIR होगी, हमारे ख्वाजा सराओं की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, हम लोग वैसे ही बहुत लाचार होते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपकी किसी से दुश्मनी है? उन्होंने बोला नहीं, हम किसी को नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन लोग थे। फिर क्या हुआ कि मैंने FIR करवा दी, नामालूम अफराद के खिलाफ करवाई है। लेकिन अब तो मैं उम्मीद यही रखूंगी कि अल्लाह करे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और
जो हमारे इदारे हैं वो हमें सपोर्ट करे। और आखिर में मुख्तसरन अगर आप बता दें कि किस तरीके से कराची में जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है इस वाक़े ने उनको इफ़ेक्ट किया है और खौफजदा किया है। जब से ये वाक़या हुआ है कि उसके बाद तो हमारे वहाँ के जो ख्वाजा सरा हैं वो नीचे ही नहीं आ रहे, खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने में और ख़ुद को सेव करने में वो बहुत परेशान हैं। वो रातों में भी परेशान हैं कि कहीं हमें दोबारा से आकर हम पर कोई लोग हमला न करते। ये खौफ है जो पाया जाता है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट निशा राव, आप इस मामले इस केस में हैं। हम इस पे ये कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्राम्स के अंदर भी फॉलो अप हासिल करते रहे और अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। नाज़रीन, ये जो हजूम के हमले हैं वजह कोई भी हो, लेकिन एक जत्थे का किसी शख्स पर या एक कम्युनिटी पे हमला आवर हो जाना पाकिस्तान के माशरे के लिए ज़हर कातिल बनता जा रहा है। और इसकी एक वजह ये नज़र आती है कि हमें कई मौक़ों के ऊपर पुलिस और जो रियासत है वो भी इनसे खौफज़दा नज़र आती है। और यही वजह है कि इस तरह के हजूम को मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता है, इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।